नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले ग्वालियर से बड़ी खबर के साथ। ये दरअसल ये पूरा मामला है गुर्जर समाज उपद्रव का, जहां पर मास्टरमाइंड को बाहरी राज्यों से फंडिंग मिली थी। मास्टरमाइंड मकरंद दिशा और विश्वभर कटोरिया गिरफ्तार हुआ है। विशंबर कटोरिया के खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई हुई है। सोमवार को गुर्जर महाकुंभ के बाद उपद्रव हुआ था। गुर्जर समाज की भीड़ ने कलेक्ट्रेट पर पथराव भी किया था। 12 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए थे। 200 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी। उपद्रव कांड में अब तक 8 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। बीएसपी सांसद, सपा और कांग्रेस के विधायक पर भी आरोप है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जो ग्वालियर में घटना घटित हुई, गुर्जर समाज द्वारा उपद्रव जो मचाया गया, उसमें फंडिंग हो रही थी बाहर से, आखिर क्या ज्यादा जानकारी है, बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की पूरी बड़ी साजिश थी। और जो गुर्जर समाज के महाकुंभ के दौरान उपद्रव हुआ था, उस उपद्रव के लिए मास्टरमाइंड जो लोग थे ग्वालियर के बदमाश, इन लोगों को बाहर के राज्यों से फंडिंग की गई थी। पुलिस की जो विवेचना है उसमें इस तरह की जानकारियां सामने आई है। पुलिस ने इसमें जो स्थानीय मकरंद बोध और विशंबर कटेरिया, दोनों आरोपियों को कल गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी की जा रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया के ग्रुप थे इस समाज के, इसमें भड़काऊ मैसेज डाले गए। उसके साथ ही इन आरोपियों को बाहर के राज्यों से जो फंडिंग मिली थी, उसके तहत इन्होंने प्लानिंग से इस पूरे दंगे को भड़काने का काम किया। और जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी एक तरह से मंच से भड़काऊ भाषण दिए और इस पूरे उपद्रव को भड़काने का काम किया। और ये भीड़ बाद में कलेक्ट्रेट जाकर पुलिस प्रशासन पर हमला करने लगी, पथराव करने लगी। शहर के करीब 8-10 इलाकों में भी इस भीड़ ने उत्पात मचाया था। 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, 200 से ज्यादा वाहन इसमें क्षतिग्रस्त हुए थे। तो अब जिस तरह जांच सामने आ रही है उसमें ये लिंक सामने आया कि बाहर के राज्य जो है वहां से स्थानीय बदमाशों को फंडिंग हुई थी जो इस समाज से जुड़े हुए हैं। तो अब पुलिस की विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें और खुलासे होंगे और भी कई गिरफ्तारियां होगी। इसमें अभी तक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बीएसपी सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक और मध्य प्रदेश के मुरैना की एक जो कांग्रेस के विधायक है, वो एफआईआर में आरोपी बनाए गए हैं। और भी लोग चिन्हित किए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि कई और बड़े चेहरे इसमें आरोप के घेरे में आएंगे। जी जी, ठीक। सुशील, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। उज्जैन की हम बात करते हैं, जहां पर 12 साल की लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में एसआईटी जांच कर रही है। वारदात के बाद लड़की 8 किलोमीटर तक जिन जिन रास्तों से गुजरी, उन जगहों पर पुलिस ने जांच की है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। इसी के साथ ही लोगों से बातचीत कर जानकारी ली गई। बड़नगर रोड के दंडी आश्रम, जहां उसको मदद मिली, उसके संस्थापक से भी जानकारी जुटाई गई। उज्जैन पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध ऑटो चालक को भी हिरासत में लिया और उससे जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल लड़की का इलाज इंदौर में जारी है और उसकी हालत ठीक हो रही है। मैं कुछ बोल रही थी जिससे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसे पेन कापी भी दिया अपने माता पिता का नाम नंबर लिखने के लिए, लेकिन वह ना तो माता पिता का नाम नंबर लिख पाई, ना अपना खुद का नाम नंबर लिख पाई। मैंने कई बार उससे पूछा भी सही कि भाई तुम्हारी ये व्यवस्था, ऐसी हालत किसने करी है, और तुम कहाँ से आ रही हो, लेकिन वह मुझे किसी विषय के बारे में कुछ भी नहीं बता पाई। तुरंत हम लोगों ने जो है कि हम 2-4 लोगों ने मिलकर के पुलिस प्रशासन को सूचित किया। पुलिस प्रशासन ने आकर के बालिका की मदद की, जो कि आज बालिका स्वस्थ है। एक एसआईटी गठित की गई थी जिसमें लगभग 28 सदस्य थे, जिन्होंने शहर के आसपास के जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं, खासकर वो सीसीटीवी हों या बाकी चीज़ें हों, उनका अवलोकन किया। उसमें खासकर एक संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध ऑटो चालक पाया गया था। उसको भी हम लोगों ने प्लान किया। उसको जब हमने देखा बहुत अच्छे से, इसमें एफएसएल की टीम भी आई थी, तो कुछ ब्लड स्टेन्स थे जो ऑटो के जो पीछे की बैक सीट होती है उसमें मिले थे। इसकी भी जो जांच के लिए भेजी गई है। जो ऑटो चालक है या जो ऑटो मालिक है उसको अभिरक्षा में लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ जारी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सत्यापित हो चुकी हैं, सिर्फ टेक्निकल साक्ष्य जो हैं वो संकलित होना बाकी हैं और जल्द ही इसमें खुलासा किया जाएगा। क्या है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब
आने वाले समय में पुलिस जो है जल्दी ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। पर कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और एक नाबालिग जो बच्ची है जिसके साथ जो कृत्य हुआ है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन अब लगातार आरोपी की तलाश में जुटा हुआ है। हुसैन से पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, नाबालिग के साथ रेप हुआ, पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है, एसआईटी गठित की गई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिन जिन से पूछताछ की जा रही थी, आखिर क्या कुछ शुरुआती जांच में पूछताछ में सामने आया? और ये भी बताइए कि जो ऑटो ड्राइवर की कल गिरफ्तारी हुई है, जिससे पूछताछ हो रही थी, उसमें क्या कुछ सामने आया? क्योंकि ऑटो में खून भी मिला था और वो सैंपल जो है जांच के लिए भी भेजा गया था। जी देखिए, ये सोमवार के दिन की घटना है। ये अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये दरअसल पूरा मामला जो है उज्जैन का है, जहां पर 12 साल की नाबालिग के साथ रेप हुआ। आखिर ये रेप कहां हुआ, किसने किया, इस बारे में अभी जांच पड़ताल चल रही है। और ये जो बच्ची थी कई किलोमीटर तक घूमती रही, मदद की गुहार लगाती रही और उसके बाद जो है इसे मदद मिली। फिलहाल पुलिस तक मामला पहुंचा है और पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। इंदौर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर 27 बर्तन कारोबारियों पर जीएसटी का छापा पड़ा है। 48 जगहों और 10 फर्म पर कार्रवाई हुई है। एडिशनल कमिश्नर की टीम ने यह कार्रवाई की है। बता दें, 2 करोड़ की टैक्स चोरी की आशंका में छापा मारा गया है। चुनाव से पहले बांटने के लिए बर्तन लाए गए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं लालच वोटरों को देने के लिए यहां पर बर्तन बांटने की तस्वीरें सामने आई हैं, क्या ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है और 27 बर्तन कारोबारियों का छापा मारा है 48 जगह पर। इसमें 10 फर्म जो है वो संदेह के घेरे में है। एडिशनल कमिश्नर रजनीश सिंह की टीम ने कार्रवाई की थी। यह चुनाव के पहले मुफ्त बंटने आए हुए बर्तन थे। जब इनकी रजिस्टर चेक किए गए तो इनकी खरीदी और बिक्री का मिलान नहीं हो पाया। बिलिंग और स्टॉक रजिस्टर की एंट्री मेल नहीं खा रही थी। इसके आधार पर 2 करोड़ रुपए की कर चोरी का मामला लगभग अभी तक सामने आया है और ये आंकड़ा अब आगे दिन में जांच में बढ़ भी सकता है। ये तो प्रारंभिक आंकड़ा जीएसटी की टीम ने निकाला है 2 करोड़ का, और इससे ज्यादा का भी हो सकता है, क्योंकि जितने बर्तन व्यापारी हैं ये इंदौर में एक पूरा बर्तन बाजार है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बर्तन बाजार है। और यहाँ पर बल्क में जिस तरीके से ये माल लेकर के आए थे और बिना बिलिंग का था और इसकी कोई एंट्री नहीं थी, तो ये पूरा मामला संदेह के घेरे में है। और ये चुनाव के पहले ये बर्तन जो है, ये देखिए, अभी तो ये शुरुआत हम मान सकते हैं, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा ऐसी और भी कई सारी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए हिमांशु। भोपाल की बात करते हैं। हड़ताल पर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। दरअसल पटवारियों की हड़ताल लंबे वक्त से जारी है। पटवारियों की हड़ताल पर अब सरकार ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। सभी जिलों के कलेक्टर्स को आदेश भी जारी कर दिए हैं। रोज 12 बजे अब ड्यूटी से इस बारे में जानकारी देनी होगी। गैर हाजिर होने पर पटवारियों की डिटेल देनी होगी। काम पर न आने वाले पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है और कहीं ना कहीं इससे काम पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1 महीना हो चुका है और 1 महीने से जिस तरह से पटवारी हड़ताल कर रहे हैं और काम प्रभावित हो रहा है, उस वजह से सरकार भी अब कहीं ना कहीं सख्ती में आ गई है और कार्रवाई के निर्देश भी जो है कलेक्टर्स को दिए गए हैं सरकार द्वारा कि अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। गैर हाजिरी होने पर इन पर सख्त रुख अपनाया जाए। और अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे की। इस दौरान आपको बता दें, ये दौरे के दौरान वो प्रदेश में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में मौजूदा स्थिति की जानकारी लेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी के 30 सितंबर को होने वाले दौरे की भी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर प्रदेश के आला नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर
स्थित बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे भवन परिसर में प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं को चुनावी रणनीति पर गुरु मंत्र देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 1:15 रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे, जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद शाह शाम को 7:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां से 7:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे शाह। तो आज मिशन छत्तीसगढ़ पर शाह है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहा है और अमित शाह भी लगातार जिस तरह से सक्रियता दिखा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव भी जो है कार्यकर्ताओं नेताओं पर साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो चार्ज अब नजर आ रहे हैं, रिचार्ज उनको किया जा रहा है और मैदान में उतारने के लिए हर तमाम कोशिश जो है बीजेपी के द्वारा की जा रही है कार्यकर्ताओं के लिए। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद ही खास हम मान सकते हैं। और ये भी आपको बताएं कि आने वाले दिनों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर के जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा गृह मंत्री करने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए दिलचस्प बात यह भी होगी कि दूसरी सूची जो है जारी होना है, जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। और अब केंद्रीय गृह मंत्री जब पहुंचेंगे तो इस पर भी चर्चा होगी। तो आखिर किस तरह की तैयारियां जो है छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, आखिर क्या कुछ खास रहने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री के पहुंचने पर, ये जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला से। आकाश, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, छत्तीसगढ़ का ये दौरा है, बेहद ही खास हम मान सकते हैं। आखिर किन किन मायनों में हम इस दौरे को खास माने और क्या हम ये भी माने कि जो दूसरी सूची का इंतजार है वो जल्द खत्म हो सकता है? जी बिल्कुल, दूसरी सूची का इंतजार भाजपा को है। यहाँ का संगठन इसकी तैयारी को लेकर है। अमित शाह आ रहे हैं, आज बैठक करेंगे 2 बजे से 7 बजे तक, करीब 5 घंटे की बैठक होगी। इससे पहले भी बैठक हुई, लेकिन इतनी लंबी बैठक एक लंबे अंतराल बाद छत्तीसगढ़ में अमित शाह कर रहे हैं। संगठन के तमाम पदाधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, सूची को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विधानसभा की तैयारियों को चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसको लेकर उसकी समीक्षा कर सकते हैं, तैयारियों की समीक्षा कर सकते हैं। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा 3 अक्टूबर को सभा होने वाली है जगदलपुर में, उसके लिए तो तमाम मुद्दों पर अमित शाह चर्चा करेंगे। बता दें कि कार्यकर्ताओं में भी एक तरीके से जोश देखा जाता है। अभी विधानसभा तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में किस तरीके से बूस्ट करना है उसको लेकर भी चर्चा होगी। इस तरीके से तमाम तैयारियां कर ली गई है। जी आकाश, हम ये भी माने कि जल्द बीजेपी चौंका सकती है मध्य प्रदेश की तरह, जिस तरह से दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी हमें? जी बिल्कुल, उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पे ही यहाँ पे भी तस्वीर सामने आ सकती है। वहाँ भी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारा गया है, छत्तीसगढ़ में भी विजय बघेल को चुनाव के लिए टिकट दिया गया है और भी सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में दूसरी सूची का इंतजार है, शायद उसमें और भी सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं जगदलपुर की। हथियार के दम पर लोगों को डराने और धमकाने वाला गुंडा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने युवक को होटल के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े जाने के दौरान बदमाश के पास से चाकू और एक पिस्टल भी जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश शीतलापारा का रहने वाला है और लूटपाट के इरादे से लोगों को आए दिन धमकाता रहता था। और अब बात कर लेते हैं धार की, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। एसपी मनोज कुमार सिंह ने एक स्पेशल टीम बनाकर ग्राम बारिया के जंगल में छापामार कार्रवाई की और यहां से 151 अवैध हथियार बरामद किए, जिनमें कट्टे और पिस्टल शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने कई जिंदा कारतूस सहित अवैध हथियार बनाने के औजार और अन्य सामग्री भी जब्त की। पुलिस ने 3 आरोपियों
ईश्वर, तकदीर सिंह और जतन सिंह को हिरासत में ले लिया है और अब उनसे सख्ती से पूछताछ हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज धार पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, उनकी तस्करी करने वाले, उनके द्वारा अपराध करने वाले एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। हमारे डीजी साहब, हमारे आईजी साहब का सख्त निर्देश था कि आगामी चुनाव को देखते हुए अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, तस्करी करने वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और इधर शाहजहांपुर जिले के नैनावत गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विक्षिप्त युवक मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। मोबाइल टावर पर युवक को चढ़ते हुए गांव वालों ने देखा तो आवाज देकर उसे नीचे आने को कहा। ग्रामीणों ने बार बार आवाज लगाई, लेकिन जब युवक नीचे नहीं आया तो मक्सी थाना पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। काफी मशक्कत के बाद भी जब युवक नीचे नहीं आया तो सब इंस्पेक्टर ने उसे ढेर सारे केले और मिठाई खिलाने का लालच दिया। तब कहीं जाकर युवक टावर से नीचे उतरा। बुरहानपुर शहर में चड्डी बनियान नकाबपोश गैंग का खौफ फैला हुआ है। गैंग रात के अंधेरे में मुंह पर स्कार्फ और हाथ में हथियार लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रही है। शहर के सरबूदे नगर में गैंग ने अधिवक्ता दिनेश चौहान के घर को टारगेट किया, लेकिन पड़ोसी के चिल्लाने के बाद बदमाश भाग खड़े हुए और चोरी करने में असफल हो गए। गैंग सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है, जिसका वीडियो भी अब वायरल होने लगा है और क्षेत्रवासियों में कहीं ना कहीं भय का माहौल है। अधिवक्ता ने पुलिस थाने में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबर सीधी से है, जहां एक निजी स्कूल संचालक ने छात्रों का सिर मुंडवा दिया। 40 से अधिक छात्रों ने स्कूल प्रबंधक पर जबरन सिर मुंडवाने का आरोप लगाया और मामले की शिकायत प्रशासन से की। ऐसी शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैरान हो गए। वहीं मामले को विभागीय जांच और स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मामला सीधी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित मड़वास तहसील का है और यह कारनामा मड़वास में संचालित आर्यन मेमोरियल स्कूल का है, जहां 26 सितंबर को पेपर देने स्कूल पहुंचे छात्रों का शिक्षक और स्कूल संचालक ने 40 से अधिक छात्रों का सिर मुंडवा दिया। मैं श्री आर्यन मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। कल मैं 26 सितंबर 2023 को पेपर देने गया था। कल सोशल साइंस के पेपर थे, तो जब सब पेपर दे चुके थे, हाँ, तो क्या सर लोग हम लोगों को पूरा बाल कटाने की बजाय पूरा मुंडा करवा दिए। मामला कोई प्रतिभा प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चों को टीसी काट करके मुंडन कर दिया गया था, तो उसी के संबंध में ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं विद्यार्थी परिषद की ओर से। क्या कुछ कार्रवाई इसमें करेंगे? अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराएंगे। कलेक्टर महोदय तक इसको प्रेषित किया जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी प्रशासन उसमें करेगा। शिकायत के संबंध में कल हमें मैसेज मिला था कि ऐसा मुंडन का कहीं पर किसी स्कूल ने, आर्यन स्कूल है कोई, तो इसके संबंध में मैंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी और एक प्राचार्य जो कन्या मझौली के हैं उनको मैंने अधिकृत किया है कि आप तत्काल वहां पहुंच करके उक्त के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें हमारे सामने। और अब बात होगी बैतूल की, जहां माचना नदी पर 3 अरब 7 करोड़ की लागत से बन रहा गड़ा डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते डैम की 150 मीटर चौड़ी और 50 मीटर ऊंची पिचिंग वॉल बह गई। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने बताया कि डैम के निर्माण स्थल और डिजाइन को लेकर शुरू से ही विरोध हो रहा था, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मनमानी और बजट की बंदरबाट से निर्माण में बेहिसाब लापरवाही बरती जा रही है। अधिकारी अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। नाम से डैम जाना जाता है और ये डैम पे जब डैम बन रहा था तभी हम लोगों ने बोला कि ये माचना की जो धार है वो सीधे में आती है, जबकि टर्न में है यहाँ पर जहाँ मौका पे डैम बना है, तो वो उन लोगों ने सुना नहीं
बोले हम लोगों ने इंजीनियर की पढ़ाई करी, आप लोग नहीं समझते उस चीज़ को, हमारे हिसाब से बनाएंगे। तो जो मेन धार है उसको नहीं बांधा, साइड में बांध दिया और वो धार छोड़ दिया जो आज बह गई, और पूरी उसमें भ्रष्टाचारी धांधली का काम हुआ। टोटल लीपा पोती के अलावा कुछ काम नहीं हुआ उसमें। मिट्टी लाके भर दिया, प्लेंथ नहीं खोदी, मिट्टी के साथ साथ मूरम पत्थर गोटा भर दिया, जहाँ की कंक्रीट की आवश्यकता थी, जो आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पर वास्तव में कंक्रीट की आवश्यकता थी कि नहीं थी। ऐसे पूरा धांधल पट्टी से काम हुआ। जो फूटा है डैम, उससे यहाँ से सैकड़ों किसानों का नुकसान हुआ है। और इसी के साथ ही 8 की ताजा खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।